Students, today we will be doing session 3rd, Natural Resources Conservations, that is of unit 5, question answers, which is given on page number 194. Now, first question is, what is carbon footprint? Carbon footprint क्या होता है? ठीक है, the answer is given on page number 189. A carbon footprint is a measure of determining the amount of production of CO2, that is carbon dioxide, and other greenhouse gases a result of a daily activity. हम कह सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट एक मेजर है. किस चीज़ का मेजर है? पता लगाने का, डिटरमाइन करने का कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस किस अमाउंट में है. ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाता है जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना. तो पता करने के लिए कि हमारे ये या हम कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट एक मेज़र देता है हमें, या इसमें हम मेज़र करते हैं पता लगाने के लिए कि हार्मफुल गैसेस जैसे कि CO2, ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा हमारे इन्वायरमेंट में कितनी है, किस अमाउंट में है, और ये भी डिटरमाइन करना कि ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है ना. किस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पड़ी हैं या एटमॉस्फेयर में हैं ड्यू टू और डेली एक्टिविटीज. ओके बेटा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरेट ग्रीन हाउस गैस? यूज ऑफ एयर कंडीशंस ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है. रेड मीट, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहा है. कैसे? क्योंकि रेड मीट जैसे कि हमारा हो गया लैम्ब का, बीफ का, हम इसको बाहर से मंगवाते हैं जनरली, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट तो यूज़ होगा ही होगा, और जब ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, व्हीकल्स यूज़ होंगी, तो ग्रीन हाउस गैस एमिट वो करेगा ही करेगा. तो हमारे कौन यूजिंग सोलर एनर्जी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है इन तीनों में से जो ग्रीन हाउस गैस जनरेट नहीं करता है. फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? सो द आंसर इज, पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे द 3R's प्रिंसिपल आर, एंड द आंसर इज गिवन ऑन पेज 191. We no doubt we have already done. Let's discuss once again. Reduce, 3R प्रिंसिपल आर लिख के, 3R प्रिंसिपल आर, reduce, reuse and recycle. Reduce मतलब दिस रिड्यूस प्रिंसिपल सेज परचेज द प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग. ऐसा प्रोडक्ट की खरीदो जिसके ऊपर पैकेज ना हो, क्योंकि जब हम कंज्यूम कर लेते हैं पैकेज को हम फेंक देते हैं, और वो पैकेज कई बार क्या होता है इस तरह के वो जो प्रॉपर्ली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. इट टेक्स ईयर्स टू डिकम्पोज, और फिर हम जब कंज्यूम कर लेते हैं तो फेंक देते हैं, या हम एक लैंडफिल वेस्ट ट्रैश बिन में डाल देते हैं, और ट्रैश बिन से हमारा कहाँ जाता है वेस्ट मटेरियल? लैंडफिल. तो जो लैंड हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते थे या अपने बेनिफिट के लिए, वो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ लैंड फिलिंग के लिए. कौन किसकी लैंड फिलिंग? वेस्टेज की. सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड लैंड फिलिंग बाय लेस पैकेजिंग, और ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स विद बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटीरियल. अब देखो, हमने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या अपनी लाइफ को चलाने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए हमें ईटेबल्स तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इस तरह का ईटेबल्स खरीदें जिनमें पैकेजिंग मटेरियल लेस हो या बायोडिग्रेडेबल हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कम्स रीयूज. तो रिड्यूस लिखकर उसका पूरा ये आंसर लिखना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट रीयूज. रीयूज प्रिंसिपल सेज यूज अ प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन यूज इट हेल्दी. उतना ही यूज करो जो हमारे लिए हेल्दी हो. लेकिन एग्जाम्पल जैसे यू कैन रीयूज अ वाटर बॉटल्स एज अ प्लांटर फॉर स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको कंज्यूम किया, ठीक है, हम उस चीज़ को एज अ वेस्ट ना छोड़कर उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. जैसे कोल्ड ड्रिंक हमने कंज्यूम कर ली,
प्लास्टिक की बॉटल से, फिर हम उसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मॉल प्लांट्स. इज इट सो और नॉट? सो इसका आंसर है द रीयूज प्रिंसिपल सेज यूज अ प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन यूज इट हेल्दी. एग्जाम्पल, यू कैन रीयूज अ वाटर बॉटल एज अ प्लांटर फॉर स्मॉल प्लांट्स. ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है. फिर आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ट्राई टू अवॉइड सिंगल यूज ऑफ आइटम, रेदर क्रिएटिवली रीयूज देम. उसको दोबारा से रीयूज करने की कोशिश करो. थर्ड पॉइंट इज रीसाइकल. रीसाइकल प्रिंसिपल कहता है सेज दैट अ यूज्ड आइटम एंड ट्रांसफॉर्म इट इन अ डिफरेंट यूजेबल फॉर्म. उसको इस फॉर्म में चेंज करो कि हम उसको दोबारा से हम उसको यूज कर सकें. मतलब कि वी कैन प्रोसेस द थिंग लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, ग्लासेस, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस देम. ठीक है, यूज कर उसको प्रोसेस करें और एक नया यूजेबल प्रोडक्ट उससे निकालें. तो इसका आंसर है 3R प्रिंसिपल्स आर रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल. ये तीनों पॉइंट्स और उसको डिस्क्राइब भी करना है आपने बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is soil conservation and what are some reasons behind soil degeneration? It's also given on page 191. Let's see to it. Soil conservation. ठीक है, soil conservation is the process of preserving soil fertility. soil की fertility को बनाए रखना और ध्यान रखना कि वो सॉइल इरोजन ना हो जाए. मींस जो हमारा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं वेजिटेशंस के लिए. तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है प्रोसेस जिससे हम अपने सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करें और ध्यान रखें कि सॉइल इरोजन ना हो पाए. सो द आंसर इज सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन्स. और इसके कॉजेज क्या हैं सॉइल इरोजन की? हम लिख सकते हैं सम कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर के बाद नंबर 1 डाल के लैंड ओवर यूज. रिपीटेटिव कल्टीवेशन मेक्स सॉइल इनफर्टाइल. जब हम बार बार एक ही फसल उस पर उगाते हैं या उगाते रहते हैं लैंड के ऊपर तो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहाँ से हट जाते हैं सॉइल से जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, जैसे कि फॉस्फोरस, आयरन एंड नाइट्रोजन. इसलिए हमें लैंड को ओवर यूज नहीं करना चाहिए. रिमेनिंग पार्ट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. दैट इज योर पेज 192. दैट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. इस टेक्निक के अंदर वॉस्ट नंबर ऑफ ट्रीज आर कट. काफ़ी सारे प्लांट्स को कट किया जाता है वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में से और एंड रेजिडुअल वेजिटेशन इज बर्न और रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स वगैरह वहाँ पे बर्न कर दिया जाता है. जो ऐश प्रोड्यूस होती है इस मेथड से वो क्या करता है लैंड को टेम्पररी तो फर्टाइल कर देता है, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड यूज़ कर देते हैं उसके बाद वो क्या बन जाता है बैरन एंड अबैंडन्ड. मीन्स इट्स ऑफ नो यूज विच देन कन्वर्ट टू अ डिजर्ट वेस्ट लैंड. वो क्या बन जाता है वेस्ट लैंड बन जाता है. तो इसलिए हमें स्लैश एंड बर्न फार्मिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज फॉर द टाइम बिंग तो ठीक है इट्स बेनिफिशियल, फर्टिलिटी मेंटेन होती है, बनती है, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर एक बार क्रॉप उगा लेते हैं देन द लैंड रिमेन्स ऑफ नो यूज टू अस. थर्ड इज केमिकल कंटेमिनेशन. कम से कम ये यूज़ करने चाहिए क्या केमिकल फर्टिलाइज़र. ठीक है, हम बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन द प्लांट यूज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ फर्टिलाइजर. वो कुछ ही उसका पार्ट कंज्यूम करते हैं, बाकी तो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है इन द सॉइल. और उसको पेस्टिसाइड्स भी कंज्यूम करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर वो भी कंज्यूम करते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी टॉक्सिक हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं. आल्सो द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड किल बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद हार्मफुल इंसेक्ट. हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, कोई डिजीज़ क्रॉप को लगी उसको मारने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप के साथ, लेकिन वो क्या करते हैं किल द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद हार्मफुल इंसेक्ट एंड दिस स्पॉइल्स द हेल्दी बैलेंस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट. और हमारे जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उनको भी स्पॉइल कर देता है. ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स आपने इसके कॉजेस में लिखना है बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. सॉइल को कंजर्व करने की कौन सी टेक्निक्स है? इट्स गिवन ऑन पेज 192 बेटा. हम लिख सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स आर. नंबर 1 नो टिल फार्मिंग. आपने यहाँ से लिखना है. अब
नो टिल फार्मिंग क्या कहते हैं कि प्लगिंग ना करना। इन नो टिल फार्मिंग टेक्निक द सॉइल इज फार्म विदाउट अ टिलिंग प्रोसेस। टिलिंग प्रोसेस नहीं इसमें लिया जाता, जिसमें हम प्लगिंग करते हैं, ऊपर नीचे वाली तय ऊपर आ जाती है सॉइल की और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। दिस प्रैक्टिस लीव्स द सॉइल अनटच्ड, क्योंकि नो टिलिंग में अनटच्ड रहती है क्योंकि प्लगिंग तो हो ही नहीं रही, एंड अलाउज द लास्ट क्रॉप टू डीकम्पोज इनटू द सॉइल। उसी में सड़ती या गलती है जो हमारी लास्ट क्रॉप होती है और वो क्या वर्क करती है एज अ नेचर मैन्योर। बेनिफिट ऑफ नो टिल फार्मिंग हैव बीन ऑब्जर्व, या हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ नो टिलिंग फार्मिंग आर, आपने यहाँ पे आर लिख लेना है, ठीक है। और ये पॉइंट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जब हम टच ही नहीं कर रहे हैं उसको तो कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स वहाँ में पनपते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं हमारी सॉइल के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है क्योंकि जब हम ट्रैक्टर चला ही नहीं रहे हैं, है ना, वी आर नॉट यूजिंग द ट्रैक्टर, इट मीन्स पेट्रोल या डीजल जलाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, क्या, नो टिल फार्मिंग। बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर, अब देखो जब हम उसकी सॉइल की तह को नीचे से ऊपर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होएगा पानी का, लेकिन जब हम टच ही नहीं कर रहे, नो टिल फार्मिंग कर रहे हैं, तो बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड विल बी देयर बिकॉज इवोपरेशन इज डिक्रीज्ड। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपने इन नो टिल से स्टार्ट करना है। सेकेंड है आपका क्रॉप रोटेशन। इन दिस टेक्निक रोज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर फॉर्म इन द सेम लैंड एंड द रोज आर रोटेटेड एवरी ईयर। रोज में फसल को उगाया जाता है और फिर रोज को हर सीजन के बाद रोटेट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, टेक्निक ऑफर द बेनिफिट क्या, प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्ट बाय वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं खत्म होते हैं, एंड एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट इज प्रिवेंटेड, और हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट उसके अंदर प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट इज योर टेरेस फार्मिंग। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कटिंग फ्लैट एरिया आउट ऑफ हिली और माउंटेन, है ना, हम जो लैंड है फ्लैट एरिया कहाँ से निकालते हैं, काट कर, हिल और माउंटेन्स को, उसमें स्टेप्स बन जाते हैं जो हमारी फार्मिंग के लिए यूज होता है, और ये स्टेप कैसे काम करते हैं, एज अ बैरियर एट ईच स्टेप, नो नीड टू राइट दिस इन द ब्रैकेट। द बैरियर स्टॉप द सॉइल रन ऑफ, नो डाउट जब वो एज अ बैरियर वर्क कर रहे हैं एज अ स्टेप, और जो इंस्टेड रन ऑफ इज यूटिलाइज, और जो रन ऑफ हो भी जाता है वो लोअर लेवल वाले लैंड उसको प्रिजर्व, उसकी न्यूट्रिएंट फिर भी कर लेते हैं सॉइल की, एंड रेंडरिंग इट मोर फर्टाइल, और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। नाउ विंड ब्रेक, विंड का जो प्रेशर है होता है इज आल्सो वन ऑफ द बिग रीजन फॉर सॉइल इरोजन, इज इट ओके, जो उसकी ऊपर वाली तय को फर्टिलिटी को रिमूव करना, सॉइल इरोजन। लेकिन विंड ब्रेक से, इस टेक्निक से इमेंस प्रेशर ऑफ विंड इज ब्रोकन, कैसे, बाय प्लांटिंग डेंस रोड, डेंस मीन्स काफ़ी घनी रोज ट्रीज की चारों तरफ फार्म लैंड के लगा के हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं विंड से, और इसका बेनिफिट क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, ट्रीज अराउंड द बॉर्डर प्रिवेंट इरोजन एट द बॉर्डर स्पेस पे वो रोकता है किसको, सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म, कुछ स्पीसीज होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं सॉइल के लिए, हिंस द एग्रीकल्चर, जैसे कि एग्रीकल्चर में कुछ ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल जैसे कि अर्थवॉर्म, ये इंक्रीज करता है हमारी फसल की ईल्ड को, है ना, क्वांटिटी को, है ना, और सॉइल को हेल्दी रखता है क्योंकि जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्ट एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर करता है, एंड अर्थवॉर्म मेक बरोज इन द सॉइल, है ना, बीच में जगह बना देता है जिसमें वाटर ऑब्जर्व करने की और प्रॉपर ड्रेनेज उनकी हो सकती है। तो आपने बेटा ये पांचों पॉइंट लिखने हैं, नो टिल फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग, विंड ब्रेक एंड अर्थवॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू कंजर्व वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, ये पेज 193 पे बेटा आंसर दे रखा है। कॉमन मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर, फिर नंबर 1 रिड्यूस इवोपरेशन लॉसेस, कोशिश करो कि हमारे पानी का इवोपरेशन कम हो, है ना, वो वेपर्स में कम चेंज करे। हम कैसे कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बैरियर यूज़ कर सकते हैं जो कि अस्पार्ट का होता है सॉइल के नीचे, है ना, ह्यूमिड एरिया में जनरली होता है, इससे वाटर इवोपरेशन कम होता है। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस वाटर लॉस इन इरिगेशन, अब जब हम पानी लगाना है तो जहाँ मॉर्निंग में लगाओ जहाँ लेट इवनिंग, टू रिड्यूस द इवोपरेशन लॉस, क्योंकि इससे 40% रिड्यूस हो जाता है। और हाइब्रिड क्रॉप जो होती हैं लगानी चाहिए क्योंकि वो भी क्या करती हैं, वाटर को कंजर्व करती हैं क्योंकि वो कम यूज़ करती हैं पानी को।
और पानी को कोशिश करो रीयूज करने के लिए। थर्ड पॉइंट, यूज ट्रीटेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर पर्पसेज जैसे कि आपके कार वॉश करना या गार्डनिंग या एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम क्योंकि देखो पानी बारिश का भी इकट्ठा करके इसको प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। अगर नहा रहे हैं तो साथ में टब के बकेट रख सकते हैं, जो पानी बच के उसको बाद में गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, अगर हमें कोई टैप वगैरह लीकेज है तो क्लोज द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, है ना। रनिंग वाटर के साथ बात वगैरह नहीं करना चाहिए या ब्रश नहीं करना चाहिए। एंड स्टॉप एंड रिपेयर द लीकिंग पाइप्स, क्योंकि बिना मतलब पानी वेस्ट हो जाता है अगर हमारी कोई पाइप लीक हो रहा है या टैप लीक हो रहा है तो। प्रॉपर डिस्पर्सल ऑफ सीवेज वाटर, और सीवेज वाटर शुड बी केयरफुली डिस्पोज्ड ऑफ। सीवेज का जो पानी है ध्यान रखो कि वो सही जगह पे जाए, कहीं मिक्स ना हो जाए, डज नॉट कंटेमिनेट विद नेचुरल वाटर रिसोर्सेस। ओके, एंड और उसको पानी को हम ट्रीट करके दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज योग्या, हाउ कैन यू कंजर्व वाटर? सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? देखो अब नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर प्लांट। पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है ना, फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस, तो क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर प्लांट आर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटिंग, फिल इन द ब्लैंक से बेटा। प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू क्रिएट न्यू फॉरेस्ट, जब हम नए प्लांट्स या ट्रीज लगाते हैं नया फॉरेस्ट बनाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? अफॉरेस्टेशन। ठीक है, अफॉरेस्टेशन इज गोइंग टू बी द आंसर। एंड प्लांटिंग ट्री एट यूज्ड डैमेज्ड एरिया ऑफ फॉरेस्ट, अगर कोई ट्री डैमेज हो गया है किसी वन और द अदर रीजन के कारण, तो तब हम उसकी जगह पे जब प्लांट्स लगाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? रीफॉरेस्टेशन। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स? 10th क्वेश्चन, ये बेटा पेज 194 इसी पेज पर है। अब सो टू कंजर्व फॉरेस्ट, और वी कैन से the methods to conserve forest are, पहले क्या लिखना है? methods to conserve forest are, number 1, plant more trees. People should be encouraged to plant more trees. लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। ठीक है ना, we can write this much only. Second point, regulated and planned cutting of trees. अब जैसे टिम्बर या वुड आर ऑलवेज नीडेड, हमें चाहिए ही चाहिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए। द कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी रेगुलेटेड एंड प्लान्ड प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जो कटिंग ऑफ द ट्रीज होती है प्रॉपरली रेगुलेट फॉर्म में हो और प्लान्ड फॉर्म में हो। ओके, हद से ज़्यादा ना कटिंग हो जाए। थर्ड पॉइंट, फायर सप्रेशन टेक्निक बेटा। गवर्नमेंट मस्ट हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, सो डेट फायर डज नॉट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स, है ना, कि कहीं गलती से आग ना लग जाए, तो गवर्नमेंट को बचाना चाहिए। फॉर नेचुरल कॉजेज इट मस्ट हैव फायर सप्रेसेंट मेजर्स इन प्लेस सच एज अरेंजमेंट ऑफ वाटर स्प्रे होने चाहिए, फायर रिटार्डेंट केमिकल्स एंड सो ऑन। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। कैसे? द फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड ईदर बाय द यूज ऑफ केमिकल स्प्रे। देखो हर एक, जैसे अब हम लोग भी अनहेल्दी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसी तरह प्लांट्स वगैरह को भी डिजीज पकड़ सकता है। सो केमिकल स्प्रे वगैरह, एंटीबायोटिक यूज करने चाहिए जिससे वो डिजीज रेसिस्टेंट स्ट्रेन हो जाए ट्रीज और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैरासिटिक डिजीजेस। देन डेवलपमेंट करनी चाहिए ऑफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की, है ना। फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड और डेवलप्ड एज टूरिस्ट एंट्रीज सच एज नेशनल पार्क एंड गेम सेंचुरी एक्सेट्रा। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम सेंचुरी या नेशनल पार्क बनाकर ट्रीज को बचा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज रीफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। द फॉरेस्ट एरिया वेयर टिम्बर हैज़ बीन रिमूव, मान लो हमने टिम्बर रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से जब पेड़ लगा रहे हैं तो इट मीन लगाने चाहिए, है ना। दैट इज नोन एज अ रीफॉरेस्टेशन। सो वी कैन से द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर टिम्बर हैज़ बीन रिमूव मस्ट बी रीफॉरेस्टेड। सिमिलर इफ फायर और मिनिंग हैज डैमेज सम फॉरेस्ट एरिया इट मस्ट बी रीफॉरेस्ट। बाई चांस किसी तरह नुकसान हो गया, डैमेज हो गया फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे भी हमें दोबारा से पेड़ लगाने चाहिए। आल्सो न्यू प्लांटेशन शुड बी डन, नए प्लांट्स भी लगाने चाहिए नए सिरे से भी, है ना, तो नए फॉरेस्ट बनाने के लिए, तो डैट इज नोन एज अफॉरेस्टेशन। तो रीफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। तो लास्ट 10th क्वेश्चन का आंसर
आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा, उनकी हेडिंग प्लस डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक्स बेटा।